Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 11 भौतिकी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पहुंचे थे वो है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल की स्टेट को आज की क्लास में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, समझते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। सो टॉपिक का नाम है मुक्त पतन। और मुक्त पतन में मैंने आपको बताया स्वतंत्रता पूर्वक यानी इंडिपेंडेंटली अगर कोई ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव करे पृथ्वी की ओर, यानी वो गिर रहा हो पृथ्वी की ओर बिना किसी रुकावट के, तो इस स्थिति को हम कहते हैं मुक्त पतन की स्थिति। ठीक है, मुक्त पतन की स्थिति। और यहां पर वस्तु जो है वो त्वरित होती है। और इसके अलावा जो त्वरण वस्तु में आता है वो किस कारण से आता है? वो पृथ्वी के गुरुत्व के यानी अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण आता है। बात समझ में आ गई? तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं पहले और फिर और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको मजा आएगा सुन के। ठीक है, मुक्त पतन के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। आप लिखेंगे, पूरा मैं डिटेल में लिख रहा हूं। ठीक है, यदि धरती की सतह से कोई वस्तु, धरती की सतह मतलब अर्थ सरफेस से कोई वस्तु थोड़ी ऊंचाई पर से छोड़ दे, थोड़ी ऊंचाई पर से छोड़ दें, तो वह पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल से त्वरित होगी। गुरुत्व बल से त्वरित होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। इसे हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। हम कहते हैं कि वस्तु का पतन मुक्त रूप से हो रहा है। ये मुक्त पतन की कंडीशन यानी फ्री फॉल की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो जी का जो मान है हमने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है, एक्सपेरिमेंटली नोट डाउन किया है। तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण है तो उसके मात्रक और विमा वही होंगे जो कि त्वरण के मात्रक और विमा होते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, नोट इट डाउन। तो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो कंडीशन, दो बातें हमारे सामने आती हैं। दो बातें सामने आती हैं, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज ये हमारे पास पृथ्वी का तल है।
सपोज ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी तल, अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसे मान लूं कि जो हम जो अक्ष एक तलीय जो निरूपण करते हैं, ग्राफ में हम जो निरूपित करते हैं, ये हो गई भाई एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और यहां से ऊपर की तरफ हो गया वाई अक्ष। तो वस्तु कैसे गिर रही है, मैंने क्या, वस्तु ऊपर से नीचे वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब कि अगर वस्तु की डायरेक्शन देखेंगे तो माइनस वाई बोली जाएगी, वाई की विपरीत दिशा में है ना। नीचे से ऊपर को हम वाई लेते हैं, तो ऊपर से नीचे को क्या हो जाएगा, माइनस वाई डायरेक्शन में। नहीं समझे, समझ रहे होंगे, है ना। ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रही है माइनस वाई दिशा में, अगर नीचे से ऊपर की ओर गिरती वस्तु तो हम वाई लेते, तो हम वाई डायरेक्शन लेते, है ना। तो माइनस वाई दिशा में गति हो रही है, तो यहां पर ध्यान देना, दिशा, गति की दिशा बदलने पर जो त्वरण है वो भी बदल जाता है। तो जो नीचे की ओर, यहां पर आपको ध्यान देना है, जो नीचे की ओर त्वरण होगा, नीचे की ओर त्वरण, यानी पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिर रही है, वहां पर त्वरण एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस जी होगा। और कोई वस्तु ऊपर की ओर गिर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो वहां पर त्वरण ए इज इक्वल टू माइनस जी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, या फिर अगर नहीं बताई है तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि हमने डिस्कस जरूर किया होगा कि अगर कोई वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, यह है गति की दिशा, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गति की दिशा है, ठीक है। अगर गति की दिशा ये ए बिंदु से बी बिंदु की ओर है और उस पर त्वरण विपरीत दिशा में काम कर रहा है, त्वरण गति की दिशा के विपरीत बी से ए की ओर काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं, वहां पर त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आई बात। तो ऐसे ही अगर गति की दिशा नीचे को है, ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को कि यहाँ पर क्या यूज होगा इसका, ये पृथ्वी का तल है हमारा, ठीक है, और त्वरण कहाँ लग रहा है, पृथ्वी पर, हमेशा नीचे की तरफ। पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, लेकिन अगर गति की दिशा ऊपर की ओर होगी, अगर गति की दिशा ऊपर की ओर हो गई तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना, दिशा में अपोजिट हो गए, तो यहाँ पर माइनस जी लिखते हैं। अगर ये नीचे की दिशा में आएगा, वस्तु नीचे की दिशा में, तो गुरुत्वीय त्वरण भी तो नीचे की दिशा में, तो यहाँ पर हम प्लस जी लेते हैं। बात समझ में, इसीलिए नीचे की ओर त्वरण प्लस जी लेते हैं और ऊपर की ओर त्वरण माइनस जी लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो गुरुत्वीय गति के अधीन जो गति की समीकरण है वो भी हमारी कन्वर्ट हो जाती है। मैंने गति की समीकरण आपको बताई थी, उस पर आधारित हमने न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। गति की समीकरण ये रही, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये गति जो है गुरुत्व के अधीन हो रही है, अगर ये गति जो है गुरुत्व के अधीन हो रही है, गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण, तो गुरुत्व के अधीन मतलब कोई बॉडी, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है या फिर नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है, दो केस हो जाते हैं, दो केस हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला केस है वस्तु की ऊपर से नीचे की ओर गति, इसमें मैंने क्या बोला था, एक ही जगह क्या रख देंगे, एक ही जगह क्या रख देंगे, प्लस जी, एक ही जगह क्या रख देंगे, प्लस। तो चलिए समीकरण क्या बन जाएंगे हमारी, पहली समीकरण बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, एक ही जगह क्या आ जाएगा भाई, जी टी आ जाएगा। दूसरी समीकरण होती है s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह क्या आ जाएगा भाई, एक ही जगह आ जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs।
ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर के लिए क्या बताया, अपोजिट हो गए ना, उल्टी दिशा हो गई, त्वरण की दिशा और गति की दिशा विपरीत हो गई परस्पर। तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई, u माइनस जी टी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। आई बात समझ में या नहीं आई। यहाँ पर जो विस्थापन है उसका मतलब ऊंचाई से हो जाता है, यहाँ पर जो विस्थापन है वो ऊंचाई बन जाता है, तो s की जगह h लिख देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो ये दो कन्वर्जन हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट समझने की ज्यादा जरूरत है, इसको समझने की आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक हो गया। तो गुरुत्व के अधीन जो गति के समीकरण है इनको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक गैलीलियो का भी नियम है आपके पास, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि अगर विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा, कोई बॉडी अगर विराम अवस्था से गिर रही है, समझो इसको, कोई बॉडी अगर पृथ्वी की तरफ गिर रही है यहाँ से, और यहाँ नीचे पृथ्वी हमारी धरती का तल है, तो यहाँ से गिर रही है, यहाँ पर उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, मतलब कि विराम अवस्था में थी, यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है। इस वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां, समान समय अंतराल में मतलब ये t1 समय अंतराल हो गया, यहाँ से यहाँ तक t2 समय अंतराल हो गया, यहाँ से यहाँ तक t3 समय अंतराल, टाइम नोट कर लिया हमने। तो जितनी दूरी यहाँ तक तय करेगी, दूरियों के अनुपात उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाले विषम, यानी कि 1, 3, 5, 7। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरियां होंगी वो ऐसे अनुपात में होंगी, मतलब कि सपोज यहाँ पर 100 मीटर दूरी तय करी उसने, यहाँ पर 300, यहाँ पर इतने टाइम में 500, इतने में 700, इतने में 900, इस टाइप से, समझे। अनुपात उसका क्या रहेगा, समान रहेगा। ये अनुपात उसका कैसे रहेगा, विषम अंकों जैसे, समान समय अंतराल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, गैलीली का नियम था ये। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, यहाँ पर हम जो है टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपको पता तो होगा लेकिन आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में, महसूस तो किया होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा इस चीज के बारे में। अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी कौन सी दूरी होती है। सपोज कोई वस्तु जो है वो त्वरित है, कोई वस्तु त्वरित है, गतिमान है किसी एक दिशा में, ठीक है, और गतिमान होते 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 हम अचानक से उसके त्वरण की दिशा बदल देते हैं। गतिमान वस्तु का जो त्वरण है उसकी एकदम से दिशा बदल दी हमने, ठीक है। दिशा बदल दी तो क्या हुआ, उसका जो गति है वो परिवर्तित हो जाएगी, गति की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, आगे की तरफ गति करी तो पीछे की तरफ गति करने लगेगी, है ना। इसको हम कैसे, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसकी होती है, ये होती है वाहनों की, व्हीकल्स की। सपोज एक ये गाड़ी है, ठीक है, सपोज एक ये गाड़ी है और ये किसी रास्ते पर चल रही है ए त्वरण से, कितना त्वरण है इसमें, कितना एक्सेलरेशन है, ए त्वरण। सपोज यहां पर रेड लाइट लगी है तो गाड़ी आएगी, और यहाँ पर रेड लाइट का सिग्नल लगा है तो गाड़ी सपोज किसी त्वरण से गतिमान है, कुछ वेग है गाड़ी का इस टाइम, और इसने यहाँ पर ब्रेक लगा दिए। क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दी। तो ब्रेक लगाते ऐसे थोड़ा ना होगा कि गाड़ी ने यहाँ पर ब्रेक लगाए इस बिंदु पर और इस बिंदु पर गाड़ी रुक जाएगी, नहीं। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी। तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, यहाँ पर गाड़ी ने लगाए ब्रेक और गाड़ी रुकी यहाँ पर,
अंतिम बिंदु। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये इसको अवरोधन दूरी कहते हैं। मतलब ब्रेक लगाने के बाद जहां पर गाड़ी रुकेगी, ब्रेक लगाने के बाद से और जब तक गाड़ी रुकी नहीं, उस बीच गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी उसको हम कहते हैं अवरोधन दूरी, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? अवरोधन दूरी, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो अब अगर हम बात करें तो ये गाड़ी का जो रुकना है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक सेफ्टी फीचर हो जाता है हमारे लिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक सेफ्टी फीचर हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो त्वरण है ना, जब ब्रेक लगेगा, तो ब्रेक जब लगता है तो गाड़ी का जो त्वरण है उसको हम मंदन नाम दे देते हैं। एक्सेलरेशन है ना, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, मंदन मतलब रिटार्डेशन। मतलब है तो त्वरण ही, लेकिन वो पीछे की दिशा में गाड़ी को खींचने का काम करता है। ऐसा बल लगाता है जो कि गाड़ी को पीछे की दिशा में खींचता है। तो अगर मैं ब्रेक मारूं तो मैं चाहता हूं कि गाड़ी जो है जल्दी रुक जाए। ऐसा ना हो कि मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी 4-5 मीटर आगे रुक रही है या 10 मीटर आगे रुक रही है, उसमें जो है नुकसान हो जाएगा, है ना। वो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसीलिए अवरोधन दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है सेफ्टी पर्पज से। तो ये किस किस पर निर्भर करता है, पहले इसके बारे में लिख लीजिए। कौन सी दूरी है भाई? ये कौन सी डिस्टेंस है? गतिमान वाहन पर ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने तक की दूरी। ब्रेक लगाने के बाद जहां तक वो रुकेगी, जितनी दूरी चलेगी, वो उसकी अवरोधन दूरी हो जाएगी। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। यह निर्भर करती है, किस किस पॉइंट पर ये डिपेंड करती है? तो सबसे पहले नंबर 1 चीज जिस पर डिपेंड करती है, v पर। v पर यानी कि उस वक्त जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग कौन सा? ब्रेक लगाते समय। ब्रेक लगाते समय जिस टाइम ब्रेक लगाया जा रहा है, उस टाइम जो गाड़ी का वेग है वो इस घटना का प्रारंभिक वेग हो गया। नंबर टू ए क्या हो गया भाई? मंदन। त्वरण नहीं है, मंदन है ये। मंदन यानी कि इसको -a से निरूपित करेंगे। मतलब कि गति की दिशा ये है ना, गाड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन ब्रेक लगा कि गाड़ी को इस दिशा में लाया जा रहा है, पीछे की दिशा में खींचा जा रहा है। तो गति की दिशा के विपरीत हो गया ना, तो -a। मैंने बोला था त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, गति की दिशा के विपरीत। ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स पर ये निर्भर करता है, v तथा -1 पर। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि v ज्यादा है, प्रारंभिक वेग ज्यादा है। अगर आपका त्वरण ज्यादा है, अगर आपका ये -a मंदन ज्यादा होगा ना, तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। ठीक है ना, मतलब ज्यादा जोर से पीछे को खींचेगा, है ना, और ज्यादा जल्दी जो है गाड़ी रुक जाएगी। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे है ना। तो सपोज यहाँ पर गाड़ी ने ब्रेक मारा a बिंदु पर और उसके बाद वो b बिंदु पर पहुंच गई, तो ये जो ब्रेक मारने के बाद जहां पर ये रुकी, यही दूरी तो अवरोधन दूरी है। सपोज मैं इसको ds से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? ds आ जाएगा। ठीक है, हमको ये ds फाइंड आउट करना है, और a की जगह क्या आ जाएगा? मैंने बोला था a की जगह -a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरण नहीं, यहाँ पर मंदन होता है। तो 2a की जगह -2a ds की जगह -2a ds। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या बोला मैंने? यहाँ पर प्रारंभिक वेग v है, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है ds इज इक्वल टू 2a अपॉन v स्क्वायर। आई थिंक ऐसे ही कुछ आ रहा है, सॉरी, v स्क्वायर अपॉन 2a। इससे क्या मतलब निकलता है?
इससे मतलब ये निकलता है कि ds जो है वो v के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहेगी ना तो गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी, गाड़ी ज्यादा दूर तक जाकर रुकेगी, और a के व्युत्क्रमानुपाती होती है। a के व्युत्क्रमानुपाती है, ds जो है वो a के व्युत्क्रमानुपाती है और v स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इसका मंदन बढ़ा दिया जाए तो ये ज्यादा टाइम फिर लेगा, अगर इसका मंदन बढ़ा दिया जाए तो ये कम टाइम में गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है अवरोधन दूरी से रिलेटेड। नेक्स्ट एक और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल को हम कहते हैं, प्रतिक्रिया काल को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया काल मतलब रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या है कि किसी कोई घटना हुई, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब प्रतिक्रिया काल कि किसी घटना के, कोई घटना हुई, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ, या फिर इसे हम सिंपल भाषा में बोले तो एक्शन, क्रिया। ठीक है, कोई घटना हो जाती है तो उससे उसके कितने समय बाद आपने प्रतिक्रिया करी, उसके कितने समय बाद आपने प्रतिक्रिया करी। फॉर एग्जाम्पल, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज ये गर्म बर्तन है और आपका हाथ गलती से इस पर लग गया, तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे डालेंगे, तो आपको हाथ लगने से लेकर हटाने में कुछ समय लगेगा, कुछ समय, बहुत सेकंड मतलब बहुत कम समय लगेगा, लेकिन कुछ समय तो लगेगा, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा भले ही, पर कुछ समय तो लगेगा। इसी समय को हम, इसी काल को हम प्रतिक्रिया काल कहते हैं। ठीक है ना, समझ आया। तो यहां पर कैसा एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, ठीक है, सपोज हम लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, और गाड़ी चलाते चलाते जो है एक अच्छी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पर एक गाय आ गई या फिर एक बच्चा आ गया, तो इसको क्या करना है, इस बच्चे को देख करके, ये एक घटना हो गई, इसके गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया तो ये घटना हो गई, तो इसका रिएक्शन होगा, इसमें इसका रिएक्शन क्या होगा कि ये गाड़ी पर ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाने में इसको ऐसे थोड़ा ना बच्चे को देख करके तुरंत ब्रेक लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, 1 सेकंड से कम का टाइम लगेगा, 2 सेकंड से कम का टाइम लगेगा, तो जो वो टाइम होगा वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में जो बातें बताएगी वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।